नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि लोअर पीसीएस की इस पूरी यात्रा में मैं आपके साथ रहने वाला हूं। बहुत जल्दी ही हम नई नई चीजों को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो यूपी स्पेशल और कंप्यूटर जिनका टोटल वेटेज उस परीक्षा में 35 नंबर का है 100 में से, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हम अल्टरनेट डे पे शुरू कर रहे हैं। एक दिन यूपी स्पेशल के कुछ क्वेश्चंस देखा करेंगे और एक दिन कंप्यूटर। डेली एक क्लास आपको लगभग मिलेगी। ये क्लास यूपी पीसीएस एज वेल एज, क्योंकि यूपी स्पेशल वाली क्लास आपके लिए यूपी पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बाकी यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस और जो लेखपाल का एग्जाम है, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है, दोनों के लिए ही उतने महत्वपूर्ण ये होने वाले होंगे। यूपी स्पेशल के लगभग 528 प्रश्न पत्र हैं जो हाल फिलहाल में हुए हैं। उन 528 प्रश्न पत्र में जो उत्तर प्रदेश विशेष के सवाल पूछे गए हैं उनको चैप्टर वाइज कंपाइल करने का काम इस बुक ने किया है। तो इसी बुक के फॉर्मेट में हम उसको देखेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ हम डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे। उससे एड ऑन जो नॉलेज हो सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि ना सिर्फ हम प्रश्न उत्तर करें बल्कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश विशेष आपका तैयार हो, अगर आप ये कक्षाएं कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आज पहली क्लास है और उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन करके जो पहला चैप्टर है उसको हम लोग समझेंगे कि यूपी के कुछ बेसिक्स क्या क्या हैं। पूरा मैप भी यूज करेंगे, मैप भी देखेंगे, समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन, इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की अभी जो भर्ती हुई थी 5/1/2025, बिल्कुल लेटेस्ट तक पेपर इसमें है। उसमें सवाल पूछा गया था सिडबी का मुख्यालय कहां है। तो सिडबी क्या है आपको यह पता होना चाहिए। सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है ना, जो लघु उद्योग है उनके डेवलपमेंट के लिए काम करता है, उनको लोन इत्यादि ये सब देना है। तो उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय कहां है? लखनऊ है। सामान्यतया जो भी इस प्रकार के बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उनका मुख्यालय अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो लखनऊ में ही है सामान्यतः। अगर आपको रिस्क लेना है क्वेश्चन के साथ तो आप लखनऊ के साथ आराम से जा सकते हैं। देखो ठीक है, चलिए फिर इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि सिडबी बना कब है। यह भी प्रश्न सामान्य इकोनॉमी में पूछ लिया जाता है। सिडबी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई जो है उसके क्षेत्र के संवर्धन विकास हेतु प्राप्त वित्तीय संस्थान है। देश भर के उद्यमिता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु छोटे व्यवसायों के साथ काम करने वाली संस्थाओं के वित्तीय सहायता, नीतिगत समर्थन और समन्वय करता है। मतलब सिडबी क्या है? तो सिडबी जो एमएसएमई है उनको सपोर्ट, उनके सपोर्ट सिस्टम की तरह है, उनका सपोर्ट बैंक है। 1990 में स्थापना हुई है। यूपी के लखनऊ में इसका मुख्यालय है। अगली घटना, आगरा किस नदी के तट पे है? तो इस प्रकार के सवाल उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगर और वो किस नदी तट पे हैं, ये सवाल भी आपसे पेपर में पर्याप्त पूछे जाते हैं। इनके पूछने का एक तरीका है, या तो ये सिंपल पूछ लेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, वरना वो मैचिंग के फॉर्मेट में दे सकता है, अन्य किसी फॉर्मेट में दे सकता है, स्टेटमेंट के फॉर्मेट में दे सकता है अगर टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो आगरा किस उसके किनारे है? तो ऑब्वियस है आगरा किसके किनारे है? यमुना के किनारे। आपने जस्ट इमेजिन करो ताजमहल, और ताजमहल के पीछे से जो नदी गुजर रही है वो यमुना है। तो आगरा पूछे यमुना। अब हम देख लेते हैं यूपी में जो प्रमुख कुछ नगर हैं। तो ऐसे ही एड ऑन नॉलेज हम पढ़ते रहेंगे प्रश्नों के साथ साथ। अब हमने यहां क्या किया, हमने उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां और उनके किनारे पड़ने वाले प्रमुख नगरों की सूची, एक लिस्ट आपको दे दी। तो ऐसे ही एड ऑन नॉलेज भी पढ़ते रहेंगे। आगरा यमुना नदी के तट पर है। आगरा में ताजमहल, जसवंत की छतरी, अहमद-उद-दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा, गुरु का ताल, गुरुद्वारा, लाल किला स्थित है। अब इन्होंने और कुछ स्थापत्य बता दिए जो आगरा में है, तो आपको ये ध्यान होने चाहिए। ताजमहल है, जसवंत की छतरी है, अहमद-उद-दौला का मकबरा है ना। अहमद-उद-दौला का मकबरा माना जाता है जो पिट्टा दुरा टेक्निक है। आप साइंस एंड आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं कि पित्रा दुरा टेक्निक का पहला बढ़िया एग्जांपल है अहमद-उद-दौला का मकबरा। तो ये सब चीजें हैं। अब ये बात आती है कि उत्तर प्रदेश में कुछ नगर और नदियां, उनके किनारे कौन कौन से महत्वपूर्ण नगर बसे हुए हैं। तो गंगा नदी से जो पूछा जाएगा, कानपुर, बनारस, ये आपको सामान्यतः याद होते हैं। गढ़मुक्तेश्वर है ना, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बदायूं और बिठूर, ये
सब नगर हैं जो गंगा नदी के किनारे हैं। तो इसमें से ये देखो आपको पता कौन कौन से हैं, उसके सिवा जो है उनको याद करने की कोशिश करो कि कानपुर बनारस गढ़ तो पता है, गढ़ गंगा बोला जाता है, कानपुर बनारस गढ़ पता है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, मिर्जापुर, वो कह रहा है मेरी मर्जी में तो गंगा जी के किनारे बसूंगा, तो गंगा जी के किनारे मिर्जापुर है, मिर्जापुर गाजीपुर सेम साउंडिंग है तो याद रखना बदायूं बिठूर। फिर यमुना जी के किनारे, तो यमुना जी के किनारे मथुरा आगरा ये तो सबको पता होते हैं। फिर इटावा कालपी बटेश्वर कौसाम्बी और हमीरपुर, ये सब किसके किनारे हैं, यमुना नदी के किनारे हैं। गोमती नदी के किनारे जो 3-4 आपको याद रखने हैं वो लखनऊ याद रखोगे, जौनपुर खूब पूछा जाता है, कंफ्यूज मत होना, जौनपुर भी यमुना नदी के किनारे है। फिर आप शाहजहांपुर सीतापुर याद रख सकते हो, लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर भी याद रखना। लखीमपुर खीरी के बारे में अभी हम आगे एक और पढ़ेंगे बात कि लखीमपुर खीरी, ये तो शहर की बात हो रही है, नगर की बात हो रही है, लेकिन अगर जिले की बात हो जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला भी है। राप्ती के बारे में, राप्ती से रिलेटेड एक नगर पूछा जाता है, दैट इज गोरखपुर। बाकी आप याद करना चाहो तो बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, है ना, सिद्धार्थ और कबीर, तो याद रखना सिद्धार्थ और कबीर। अब देखो यहां कंफ्यूजन होता है, एक सिद्धार्थ नगर है, एक कबीर नगर है, गौतम बुद्ध नगर है, रविदास नगर है ना, ऐसे कई हैं। तो यहां सिद्धार्थ है और कबीर हैं, दो लोग हैं किसके किनारे, राप्ती नदी के किनारे। कौन कौन, सिद्धार्थ और कबीर, तो ये ऐसे ध्यान रख लेना। बाकी गोरखपुर खूब पूछा जाता है। रामगंगा के किनारे 2-3 नगर याद रखोगे, बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, ये जरूर याद रखोगे। सरयू नदी आपको पता है, अयोध्या, गोंडा, सीतापुर, ये सब सरयू नदी। हिंडन रिवर आप सबको पता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी है, तो सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ जो नगर है, हिंडन नगर के, हिंडन मेरठ तो नहीं कहेंगे, सहारनपुर गाजियाबाद कह लो। सई नदी और प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ खूब पूछा जाता है, इसमें जौनपुर भी दिया है, आप जौनपुर मत मानना, जौनपुर अगर आए तो आप गोमती नदी के किनारे लगाओगे, ठीक है। सई नदी क्या है, तो प्रतापगढ़, तो ऐसे याद रख लेना, ये कई बार पूछा गया है। तो प्रताप कैसा है कि जी एकदम ओके है, एकदम सही है। कैसा प्रताप है, प्रताप समझते हो ना, तुम्हारा कैसा प्रताप है, कैसा तेज है, तो एकदम अच्छा है, एकदम सही है। सोन नदी के किनारे कौन सा है, तो सोनभद्र, जैसा नाम वैसा नगर। तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं, अभी बार बार प्रश्नों के माध्यम से आएंगे, तो हमने एक बार कंप्लीट तरीके से देख लिया। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है, तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो है वो है सारस या सारस क्रेन इसको बोलते हैं। अब देखो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रेन है, इसका वैज्ञानिक नाम ग्रस एंटीगोन है। हालांकि कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन दिमाग में रख सको तो रख लेना। यह विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है, इसके पंख मुख्यतः धूसर रंग के होते हैं और इसका सर और गर्दन ऊपरी भाग लाल होता है और पैर हल्के लाल होते हैं। तो मान लो स्टेटमेंट में उसे प्रश्न बनाना हुआ तो इस प्रकार की चीजें लिख देगा, पंख धूसर, इसका सिर और गर्दन ऊपरी भाग लाल होता है और पैर हल्के लाल होते हैं। तो मोटा मोटा आइडिया याद रखना, मेरे दिमाग में नहीं रहा, नहीं तो उसका फोटो मैं आपको लगा के दिखा रहा था तो बात ध्यान रहती, लेकिन आपने अगर देखा है तो चीजें ध्यान होंगी। अब देखो उत्तर प्रदेश के जो भी राजकीय चिन्ह हमने सारे एक साथ देख लिए। राजकीय चिन्ह क्या है, एक व्रत के भीतर 2 मछलियां और तीर कमान। ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो ऑफिशियल स्टैंप है उसमें क्या क्या है। तो देखो ये व्रत है, डबल सर्किल व्रत है, उसके बाद यहां उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है, 1 मछली 2 मछली और ये तीर धनुष्वान है ना, तो और ये यहां पे 2 स्टार हैं। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह की डिटेलिंग काफी पूछी गई है, तो ध्यान रखना इस राजकीय चिन्ह को। राजकीय पक्षी क्या है, तो सारस या क्रॉन्च अभी पढ़ के आए थे। राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा या इसको कहीं कहीं दलदली हिरन भी बोलते हैं, तो बारहसिंगा कहे दलदली हिरन कहे, ध्यान रखना। राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक का पेड़ राजकीय वृक्ष है ना। फिर राजकीय पुष्प क्या है, वो पलाश है, पलाश या टेसू कहीं कहीं लिखा होता है। और राजकीय खेल क्या है, वो हॉकी है। तो ये उत्तर प्रदेश के जो भी राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु पक्षी, वो हमने सारे एक साथ देख लिए। अब आप देखोगे इनसे बार बार सवाल आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है, तो अभी देख के आए कौन पशु है। अब देखो इसमें दलदली हिरन दिया है ना, स्टैम्प डियर दिया है और इसका आंसर दलदली, यूपी SSS ने दलदली हिरन ही माना था, है ना। आप कहोगे जी बारहसिंगा है, तो बारहसिंगा और दलदली हिरन, तो दलदली हिरन माना गया था। याद रखना उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु दलदली हिरन है, जिसे बारहसिंगा भी कहते हैं। तो अब नंबर 1 बारहसिंगा, बारहसिंगा नहीं है तो आप दलदली हिरन को देखोगे, फिर जाओगे आप कह सकते थे जी इनमें ईवी तो है, उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन आप दलदली हिरन भी बारहसिंगा को ही कह रहे हैं। यहां का राष्ट्रीय पक्षी सारस है, राजकीय पुष्प पलाश है या टेसू है ना, 2011 से है। राजकीय वृक्ष अशोक है, खेल हॉकी है,
चिन्ह, एक व्रत में दो मछली, एक तीर धनुष और मैं बहती हुई गंगा यमुना नदियां 1931 से ये स्वीकृत है राजकीय चिन्ह। तो ये सब चीजें हैं, है ना, जो हमने पीछे भी देख ली। अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो देखो, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, ये सब जिले आपको पता होना चाहिए। अभी एक नजर में देख लेंगे। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है जिसका बड़ा सा नाम दिखे तुम्हें, वो सबसे बड़ा है, दैट इज लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है हापुड़। ये सबसे छोटा है। याद कैसे रखोगे? बोले छोटा सा है, हापुड़ से याद करो, हापुड़ से पुड़िया। कभी आप पंसारी की दुकान से देसी पन्ने में कुछ लेके आए हो तो हापुड़ पुड़िया है जी, छोटी सी, तो वैसे ही ये छोटी सी पुड़िया है हापुड़। और सबसे बड़ा क्या है? लखीमपुर खीरी, मतलब जितना बड़ा नाम उतना बड़ा जिला। तो बड़े छोटे जिले आपको ध्यान रखने हैं। लखीमपुर खीरी का कुल क्षेत्रफल मोटा मोटा याद रख सको तो रख लेना। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, लखनऊ संभाग का हिस्सा है, नेपाल की सीमा पर स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में पड़ता है। तो दुधवा नेशनल पार्क भी आपसे पूछा जाता है कहां पड़ता है कभी कभी, तो ये लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कौन? दुधवा। ये देखो, ये मैप है उत्तर प्रदेश का, इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से जिले क्या क्या हैं। देखो, सबसे बड़ा जिला जो है वो ये रहा, ये लखीमपुर खीरी है, सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, सबसे बड़ा जिला है। सबसे छोटा जिला पूछे तो यहां ये लोकेशन है किसकी? हापुड़ की, ये लोकेशन है हापुड़ की, सबसे छोटा जिला। और सबसे बड़ा जिला ये रहा लखीमपुर खीरी। फिर आता है सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो देखो, सबसे उत्तरी जिले की बात की जाए तो यहां है सहारनपुर। कौन सा? सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिले की बात की जाए तो ये पड़ता है कौन सा? सोनभद्र। दक्षिणी यहां लिख देता हूं, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? दैट इज सोनभद्र। तो सोनभद्र। फिर उसके बाद सबसे पूर्वी जिला अगर पूछे तो सबसे पूर्वी जिला पड़ता है कौन सा? शामली। ये इसी के नीचे वाला, मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल देखोगे तो शामली जो है सबसे ईस्टर्न है। शामली जो जिला पड़ता है वो सबसे पूरब में पड़ता है। और सबसे पश्चिम में जिला पूछे तो ये जो नोक सी निकली हुई है ये पड़ता है बलिया। कौन सा जिला पड़ता है? बलिया। बलिया। तो ये चारों जिला, अब देखो इन चारों में तीन नाम तो सासे हैं। सबसे उत्तरी सहारनपुर, सबसे निचला सोनभद्र, सबसे पूर्वी शामली और सबसे पश्चिमी, सबसे वेस्टर्न जो होगा, माफ कीजिए ये वेस्टर्न है, मैं शायद उल्टा बोल गया हूं। पश्चिमी जिला जो है वो शामली है, पश्चिमी शामली है। और सबसे पूर्वी जिला जो है, पूर्वी जिला जो है वो बलिया है। ठीक है, पूर्वी जिला बलिया है। तो ये बात आप याद रखोगे। एक बात यहीं से और ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किन जिलों से प्रवेश करती है और कहां से एग्जिट करती है। तो बात अगर गंगा नदी की आएगी तो गंगा नदी यहां बिजनौर से एंट्री लेती है उत्तर प्रदेश में, बिजनौर से, और एग्जिट लेती है इसी बलिया से। इसी बलिया से गंगा नदी एग्जिट लेती है उत्तर प्रदेश में। और कुल जनपद कितने हैं उत्तर प्रदेश के? कुल जनपद 75 हैं और कुल 18 मंडल हैं। तो ये बात भी सारी आपको ध्यान होनी चाहिए, एज ए फैक्ट बार बार पूछी गई है। संयुक्त प्रांत आगरा और अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहां स्थानांतरित किया गया था? तो लखनऊ स्थानांतरित किया गया था, इलाहाबाद से लखनऊ। देखो, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम भी यूपी ही था, लेकिन ये यूपी उत्तर प्रदेश नहीं है, ये यूनाइटेड प्रोविंस है, संयुक्त प्रांत है। कैसे कैसे उत्तर प्रदेश की इस यात्रा चली इसको समझते हैं। देखो, राज्य पुनर्गठन जो आयोग बना 1 नवंबर 1956 को बना, राज्य का नाम कैसे कैसे परिवर्तित हुआ। 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत कहते थे, 1877 से उत्तर पश्चिम प्रांत अवध प्रांत, 1902 से संयुक्त प्रांत आगरा और अवध, 1937 से केवल यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, यूपी हो गया। उससे पहले यूपी, आगरा एंड अवध इसको बोला जाता था। 1937 में यूपी हो गया। अभी तक जो प्रश्न पूछे गए यहीं तक पूछे गए हैं कि यूनाइटेड प्रोविंस नाम कब रखा गया? 1937 में। और आपसे पूछ ले यूनाइटेड प्रोविंस आगरा और अवध कब बोला गया? तो बोला गया 1902 में। इतना पीछे नहीं जाएगा लेकिन फिर भी। फिर 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश हुआ। इसीलिए आप देखोगे 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस या
उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में सरकार मनाती है। फिर राज्य की राजधानी सबसे पहले आगरा थी, 1858 से प्रयागराज हो गई, 1921 से क्या हुआ, लखनऊ हो गई, 1935 से पूर्णतया लखनऊ हो गई, और 9 नवंबर 2000 से के बाद 9 नवंबर को क्या हुआ, 13 जिले, कितने जिले ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाता है, कितने जिले उत्तर प्रदेश से कटके उत्तराखंड का निर्माण हुआ, 13 जिले कटके उत्तर प्रदेश से एक नए राज्य का निर्माण हुआ, दैट इज उत्तराखंड। तो आपसे सवाल क्या पूछा था, आपसे सवाल पूछा था संयुक्त प्रांत आगरा और अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहां स्थानांतरित किया गया था। तो देखो इलाहाबाद से राजधानी कहां आई, लखनऊ। तो आपको ध्यान रखना है प्रयागराज या इलाहाबाद से लखनऊ राजधानी आई, और 1858-57 की क्रांति से पहले राजधानी क्या थी उत्तर प्रदेश की, आगरा थी। तो आगरा से लखनऊ, आगरा से प्रयागराज, प्रयागराज से लखनऊ। तो आपसे ऐसे सवाल भी बन सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी किस क्रम में रही, पहले से अभी तक के क्रम में लगाइए, तो आपको पता होना चाहिए मोटा मोटा। देखो डीप में तो जाके पढ़ना पड़ेगा, लोअर पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, हलवा तो है नहीं, तो सवाल थोड़ा डीप आए इसके लिए मैं थोड़ा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, है ना। आपको ये तरीके कैसे लगते हैं कमेंट में जरूर बताते चलिएगा। अगर आपको ये लगता है कि नहीं सर सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराइए, पहले का बी दूसरे का सी, ऐसे तो अपन पे होगा नहीं, लेकिन फिर भी आप बताते चलिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो पसंद कर दिया करो, कमेंट के माध्यम से सूचना दे दिया करो कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। बाकी अपने दोस्त सखा मित्र मंडली जो भी इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी वीडियो शेयर कर देना। यूपी बीएसएन का पंजीकृत कार्यालय कहां है। अब देखो इसमें यूपी लगा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको रिस्क लेना है, अगर आपको छोड़ना है छोड़ दो, आपको नहीं पता होगा, कितना भी आप याद कर लोगे नहीं पता होगा व्हाट इज यूपी बीएसएन, ये क्या है आपको नहीं पता होगा। मैं भी पता हो, आप में से कुछ लोग धुरंधर टाइप के हो उनको पता हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं अगर यूपी आ गया और आपको रिस्क लेना है तो उसका मुख्यालय का रिस्क ले लो, कहां है वो, लखनऊ का रिस्क ले लो, ठीक है। अब देखते हैं, देखो सी उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का पंजीकृत कार्यालय, भूमि सुधार निगम का पंजीकृत कार्यालय कहां है, लखनऊ में। पहली मेरी सलाह यही है कि आपको इसको छोड़ना है, लेकिन आपको ये पता है कि आगरा और बनारस, कि जी मैं आगरा में रहता हूं, आगरा में तो है ही ना, कि जी मैं बनारस रहता हूं, वहां तो है ही ना, फिर आपको एक दो, या कानपुर रहता हूं, वहां तो है ही ना, तो दो में से रिस्क लेने हैं तो आप आराम से लीजिए। इसकी स्थापना 1978 में की गई। अब देखो यूपी बीएसएन आपसे पूछा जा सकता है, भूमि सुधार निगम, बीएसएन भूमि सुधार निगम है ना, हिंदी में ही नाम है उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। तो आपसे अब सवाल घुमा के पूछेगा, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1978 में हुई, 1978 में हुई, इसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में स्थित है। यह निगम भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था, जिसमें सभी संभावित खेती योग्य भूमि को सुरक्षित, पुनर्वासित, पुनर्स्थापित करना शामिल है। तो भूमि सुधार निगम का क्या काम है कि लैंड को कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे उसको और बेहतर किया जा सकता है, कैसे और उसको और अच्छा किया जा सकता है। फिर अगला सवाल, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ का नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया है, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश को संदर्भित करता है। माया की बेटी ही थी मंदोदरी, और मंदोदरी का रामायण के निम्नलिखित किस व्यक्ति से विवाह हुआ था। तो इतनी पूरी कहानी तो तुम्हें गुमराह करने के लिए दिया कि इतना बड़ा सवाल, हाय दैया छोड़ दूं, है ना, लेकिन छोड़ना नहीं पूछ रहा मंदोदरी किसकी पत्नी थी, सीधे भी लिख सकता है। आपको पता है मंदोदरी ने लाख समझाया, भाई मान जा, रावण नहीं माना। तो मंदोदरी किसकी पत्नी थी, रावण की। तो जो मेरठ है ना भाई, रावण की ससुराल है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ के आदमी थोड़े से ज्यादा एक्टिव आपको हो सके दिखते हो। तो रावण की ससुराल है कौन, मेरठ, और मेरठ का नाम पौराणिक कथाओं में माया राष्ट्र से मिलता है, और जहां के असुरों के वास्तुकार माया के देश का संदर्भित करता है। माया की ही बेटी थी मंदोदरी, जिसका विवाह हुआ रावण से, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ का नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया है, जो असुरों के वास्तुकार माया देश को संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरा का विवाह रावण, रामायण के एक पात्र से हुआ, रावण लंका का राजा था, आपको पता है। फिर प्रदेश में जन्मे प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थानों को निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। तो ऐसे 25-30 लोग हैं, 35 होंगे, है ना, जो उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध हस्तियां हैं, उनके स्थान आप जरूर याद रख लो कि उनका जन्म स्थान कहां से हुआ है। ऐसे सवाल 3-4 बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे यूपी SSSC BDO का एग्जाम हुआ है, उसमें यह सवाल पूछा गया। अब देखो
पंडित रविशंकर बनारस की पैदाइश है, बिल्कुल ठीक है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरपुर नगर की पैदाइश है, बिल्कुल ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आपने एक रिपोर्ट भी पढ़ी होगी कि उन्होंने मुजफ्फरनगर में कुछ जमीन खरीद ली अपने पैतृक गांव के आसपास, तो ये भी ठीक है। सौरभ शुक्ला गोरखपुर के हैं। मुजफ्फर अली जो हैं वो प्रयागराज के ना होकर लखनऊ के हैं। कहां के? लखनऊ के हैं। सौरभ शुक्ला आप जानते हो ना, वही जो जॉली एलएलबी में जज है वही सौरभ शुक्ला है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मौत को टक्क से छू के वापस आ सकता हूं, पंडित रविशंकर को तो आप जानते ही हो। तो ये कुछ उत्तर प्रदेश की बड़ी हस्तियां हैं, तो इनके नाम इस प्रकार से मैचिंग में प्रश्न कई तरीके के बन सकते हैं। नदी नगर भी इसी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो ये ठीक है। दिए गए प्रश्न में प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थानों के संबंध में विकल्प डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि मुजफ्फर अली का जन्म कहां हुआ है? लखनऊ में हुआ है, ना कि प्रयागराज में। जबकि पंडित रविशंकर बनारस, नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर और सौरभ शुक्ला का जन्म स्थान गोरखपुर है। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सौरभ शुक्ला को तो आप मुख्यमंत्री जी से कनेक्ट कर लो, दोनों की लुकिंग सेम है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब उत्तर प्रदेश की प्रमुख हस्तियां और उनके जन्म स्थान दिए हैं। देखो, रानी लक्ष्मीबाई बनारस में जन्मी है, ग्वालियर में इनकी कब्र है, यह भी पूछा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रयागराज इलाहाबाद के ही थे। मिर्जा गालिब आगरा के थे, प्रसिद्ध उर्दू कवि थे। राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो शाहजहांपुर के थे, है ना। मंगल पांडे जो है वो बलिया के थे। मंगल पांडे जो 1857 की क्रांति के नायक थे, बलिया से हैं। बेगम हजरत महल फैजाबाद की थी, 1857 की क्रांति में लखनऊ से इन्होंने लीड किया था, ये फैजाबाद की थी। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी प्रतापगढ़ के हैं, और प्रतापगढ़ को मैंने आपको बताया सई नदी के किनारे स्थित है, ये भी बात आप याद रखोगे, सई नदी के किनारे स्थित है। और हरिवंश राय बच्चन की जन्म स्थान क्या है? प्रतापगढ़। अमिताभ बच्चन प्रयागराज की पैदाइश है। प्रियंका चोपड़ा बरेली की हैं, आप सबको पता है। मेजर ध्यानचंद जी भी प्रयागराज के हैं। कबीरदास जी बनारस के हैं, है ना, बनारस में जन्मे हैं। पंडित रविशंकर जी भी बनारस के हैं। हसरत मोहानी साहब एक बार पेपर में 2-3 बार पूछा गया है, ये भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्नाव के हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बुड़ाना तहसील पड़ती है मुजफ्फरनगर में, वहां के हैं। रवि किशन जी जौनपुर के हैं। रवि किशन जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के संवाद का वायरल रील तो आप लोग देखते ही रहते हो, है ना, हंसी ठिठोला चलता रहता है। तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख हस्तियां हैं जिनसे पेपर में सवाल, परीक्षा में सवाल बन सकता है। तो ऐसी ही एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको जो किताब से भी हटके है वो सब इन क्लासेस में देता रहूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है? देखो, इसका पुराना नाम मीसापुर था, सुल्तानपुर का ठीक है। सुल्तानपुर के दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर है। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहां स्थित है ना। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल तो स्थित है, एक मिनट अभी देख लेते हैं, शायद मीसापुर नहीं है। अब देखो, डी ऑप्शन है, यानी सी सही है, सी सही है। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल तो यहां है, ये तो कंफर्म है सुल्तानपुर। तो सासर रे सुल्तान कर दे चढ़ाई, और सुल्तान कैसा था भाई? सुंदरलाल सा था, है ना, तो ऐसे ध्यान रख लेना। अब देखो, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सुंदरलाल मेमोरियल हॉल स्थित है। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल सुल्तानपुर के शहर क्राइस्ट चर्च के दक्षिणी दिशा की ओर स्थित है। इसका निर्माण विक्टोरिया की याद में उनकी पहली जयंती पर करवाया गया था। वर्तमान समय में इसे विक्टोरिया मंजिल के नाम से जाना जाता है। दिए गए अन्य कथन सही नहीं है, तो विक्टोरिया मंजिल कह ले या सुल्तान सुंदरलाल मेमोरियल हॉल कह ले, ये भी बातें आप ध्यान रखोगे, ठीक है। चलिए अब देखो, ये रहा सुल्तानपुर, ठीक है। सुल्तानपुर का अयोध्या से कनेक्शन नहीं है। सुल्तानपुर का अयोध्या या फैजाबाद कहीं लिखा हो, देखो फैजाबाद इसके उत्तर में है, और सवाल में क्या दिया है? सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्याबाद और अंबेडकर नगर से घिरा हुआ है। तो देखो, दक्षिण में नहीं है, ये फैजाबाद जो जिला है आपका, फैजाबाद जिला जो है वो उत्तर में है। उत्तर में अंबेडकर नगर और फैजाबाद है, ना कि दक्षिण में। दक्षिण में प्रतापगढ़ और जौनपुर है। तो थोड़ा डीप सवाल है, आप इस प्रकार के प्रश्नों को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको यह पता है कि सुंदरलाल मेमोरियल हॉल, तो कुछ स्थान हम याद करेंगे, कौन से स्थान कहां है, उसमें सुंदरलाल मेमोरियल हॉल को हम याद करते हैं, सासे सुंदर सासे सुल्तानपुर, सुंदर सुल्तान करके हम याद करते हैं। तो सुंदरलाल मेमोरियल हॉल आपका वहां है। तो देखो, सी सही होगा। अब देखो, इतनी डिटेलिंग में अगर बात दी है तो इसके गलत होने की संभावना ज्यादा है। केवल ए होगा नहीं, ए भी होंगे नहीं, सी मुझे पता है सही, तो मैं केवल सी के साथ जाऊंगा। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा रिस्क भी ले सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह हमने देखा था बाघ, हिरण है क्या ना, मछली थे और धनुष बाण थे। तो धनुष बाण और मछलियों की एक जोड़ी, बिल्कुल ठीक है। अशोक का वृक्ष नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। तो धनुष बाण और मछलियों की एक जोड़ी, उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में धनुष बाण और मछलियों की जोड़ी को दर्शाया गया है। मछलियां चुनार राजवंश और अवध के नवाबों की विरासत को दर्शाती हैं। अब देखो डीप सवाल, यहां से सवाल घुमा के पूछेगा, मछलियां किसको दर्शाती हैं? चुनार राजवंश और अवध के नवाब की विरासत को दर्शाती हैं। लखनऊ में एक स्थान है रूमी दरवाजा, उससे ये लिया गया है, ये भी ध्यान रखना। धनुष और तीर यह प्रतीक है कि भगवान राम से संबंधित है, जो अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। तरंगों वाला व्रत जल की तरंगों जैसा प्रतीत होता है और उत्तर प्रदेश की नदी संस्कृति को दर्शाता है। तो पूरा डिटेल में दिया है कि कौन किसको दर्शाता है। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रूमी दरवाजा है। कौन सा दरवाजा? रूमी दरवाजा। यह भी सवाल एक बार पूछा गया है, शायद इसमें हो, है ना, रूमी दरवाजे से लिया गया है, यह भी सवाल पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो सोनभद्र एक अकेला ऐसा जिला है, सबसे पहले तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम जिला है। सोनभद्र पे आ जाते हैं, ये रहा सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम जिला है और 4 राज्यों के साथ ये बॉर्डर साझा करता है, बिहार, नीचे छत्तीसगढ़, फिर झारखंड और इधर मध्य प्रदेश। 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ के साथ करेगा, झारखंड के साथ करेगा, हिमाचल प्रदेश तो ऊपर रहा। अगर आप मैप में देखोगे तो यहां सहारनपुर जो है वो हिमाचल प्रदेश से थोड़ा सा बॉर्डर साझा करता है। सहारनपुर का इससे कोई मतलब नहीं है, यानी सी तो गलत ही होगा। तो ए और बी जहां हो वो सही होंगे, ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो सोनभद्र अगर पूछ ले 4 राज्य कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़ है, अभी आगे एक और अच्छा मैप है उस पर समझेंगे, झारखंड है, बिहार है और आपका एक और राज्य कौन सा है, एमपी, मध्य प्रदेश है। इनसे सोनभद्र सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का ऐसा इकलौता जिला छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, और सोनभद्र खनिज संसाधन, वन संसाधन, जल संसाधन के लिए जाना जाता है। कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बॉक्साइट जैसे खनिजों का भंडार है। इसके अतिरिक्त सोनभद्र प्रसिद्ध जनजातीय क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली अधिकतम जनजातियां वहीं सोनभद्र में पाई जाती हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं स्पष्ट टच करता है? अभी देखा हमने सोनभद्र, कौन कौन से 4 राज्य हैं याद करो। पहले तो 2, जो बिहार, एक तो बिहार है, बिहार से जो निकला है राज्य वो कौन सा, वो झारखंड है। फिर एमपी है और एमपी से जो निकला है राज्य वो कौन सा है, वो छत्तीसगढ़ है। तो इस तरह से ये 4 राज्य हैं जो इसको टच करते हैं। ठीक है, तो सोनभद्र आंसर हो जाएगा। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध, जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वैसे यहां गौतम बुद्ध जो जिला है उसको पैसा की प्राप्ति हो गई नोएडा वालों को। तो ध्यान रखना, मास्टर ने बताया था, तो कंफ्यूज मत होना। कंफ्यूजन करना होता तो मैं यहां लिखता संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर और गौतम बुद्ध नगर, तब तुम्हारी खोपड़ियां घूमती कि नोएडा किस में है। तो याद रखना गौतम बुद्ध नगर, जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वैसे ही नोएडा को पैसा प्राप्त हो गया है। तो नोएडा जो है वो किसके अंतर्गत है, गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए नोएडा की फुल फॉर्म कभी अगर पूछ ले तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक अथॉरिटी का नाम है, नोएडा कोई जगह का नाम नहीं है। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका नाम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का क्या नाम है? अभी देख के आए थे, दैट इज पलाश या फिर टेसू लिखा हुआ हो सकता है, टेसू। तो पलाश या टेसू है। ठीक है, देखो कितनी बार सवाल पूछा गया है। तो आप ध्यान रखो, आपका सिलेक्शन कभी भी परीक्षा में कठिन सवाल, जैसे वो सहारनपुर वाला सवाल था, वो कठिन सवाल है, उसके गलत होने से सिलेक्शन ना रुकेगा। अब तुम यहां भाव भाव में बहा के कमल लगाओ, जी हम तो कमल वाले हैं सर, हम तो कमल ही लगाएंगे चाहे कुछ हो जाए, नंबर कटे तो कटे, लेकिन कमल का गोला काला होना चाहिए। तो ऐसा मत करना भाई, यहां पलाश या टेसू लगाया ना, कमल को जहां आपकी जरूरत है वहां कमल वाला गोला दबा के आना। बात समझ में आ रही है? या जिसको भी आप दबाओ उसको दबा के आना। आगे चलते हैं। अब देखो इसका भी नाम दिया है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसका नाम दिया है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। भाई पलाश के लाल लाल से फूल होते हैं बड़े सुंदर सुंदर से, तो ब्यूटीफुल तो होंगे ही, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका नाम है। भारत के मानक समय रेखा, भारत की जो है ये आपका प्यारा अगर भारत है तो भारत की जो पूर्व और पश्चिमी वो है वो
30 डिग्री देशांतर में फैला हुआ है। यदि मानक समय ना हो तो यहां और यहां के समय में 2 घंटे का अंतर होगा। कितना? 2 घंटे का अंतर होगा। इसलिए भारत के बीच में से एक रेखा गुजार दी जिसको कहा भारतीय मानक समय रेखा। और भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है ना। वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 5 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में वो रेखा कहां से होकर गुजरती है? वो गुजरती है मिर्जापुर। कैसे याद रखोगे? बोले मानक समय रेखा है, मानी हुई है, वो करेगी मेरी मर्जी में कहीं से गुजरूं। किसकी मर्जी? भाई मेरी मर्जी में कहीं से गुजरूं। जैसे इसी की मर्जी थी, ये गंगा नदी के किनारे था, तो इसको ऐसे ध्यान रख लेना। कहां से गुजरती है? मिर्जापुर से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नैनी को भी माना जाता है, लेकिन सही उत्तर मिर्जापुर है। अगर प्रयागराज का नैनी ना दिया हो तो आप मिर्जापुर लगाओगे, प्रयागराज नैनी भी लगा सकते हो। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश तथ्यों के बारे में बेमेल है? तो राज्य वृक्ष हमने देखा था अशोक है, राजफूल क्या है? पलाश या टेसू है। राज्य पक्षी क्या है? सारस या क्रेन है। राज्य पशु क्या है? या तो बारहसिंगा लिखेंगे या फिर हम लिखेंगे दलदली हिरन। क्या लिखेंगे? दलदली हिरन, दलदली हिरन। लेकिन नंबर 1 पे किसे मानोगे? नंबर 1 पे बारहसिंगा को ही मानोगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का गलत आंसर है, वही प्रश्न की दृष्टि से सही होगा। और राजकीय नृत्य अगर कोई पूछ ले उत्तर प्रदेश का क्या है, तो वो कथक है। क्या है? कथक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो हमने देखा था गोमती नदी के तट पर। अयोध्या किस नदी के तट पे है? सरयू जी के तट पे है, आप सबको पता है। बाकी लखनऊ, लखीमपुर खीरी, जौनपुर, जौनपुर बार बार कह रहा हूं, ध्यान रखना, जौनपुर कई बार पूछा गया है। जौनपुर भी सरयू नदी के तट पर है। शहर और नदी, लखनऊ किस नदी के तट पे है? गोमती नदी के तट पे है। जौनपुर गोमती नदी, लखीमपुर, और ये वही दे दिया उसका ही। उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती? तो इसको समझो, हरियाणा से टच करने वाले जिले कौन कौन से हैं, हम ये देख लेते हैं पहले। देखो हरियाणा, ये जो आपका भगवा रंग वाला वो रहा, ये हरियाणा है। तो देखो सबसे पहले सहारनपुर छू रहा है, शामली छू रहा है, बागपत छू रहा है, गाजियाबाद नहीं छूता है, गौतम बुद्ध नगर छू रहा है, अलीगढ़ छू रहा है, मथुरा छू रहा है। यानी 3 और 3 6 जिले हो गए जो इसके साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। किसके साथ? हरियाणा के साथ। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ये हरियाणा के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। तो कैसे याद रखोगे? सहारनपुर, शामली ऊपर वाले याद रहेंगे, सासा है ना। सहारनपुर, शामली हरियाणा से टच कर रहे हैं। फिर बागपत हरियाणा से टच कर रहा है। इधर नीचे अलीगढ़, मथुरा टच कर रहे हैं, अलीगढ़, मथुरा टच कर रहे हैं, ये याद रखोगे। ठीक है। और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा भी टच कर रहा है, नोएडा वाला जो है गौतम बुद्ध नगर। तो सहारनपुर याद करो एक बार, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और नीचे के 2 अलीगढ़ और मथुरा। ध्यान रखना आगरा नहीं है, अलीगढ़ और मथुरा है, अलीगढ़ और मथुरा है। ठीक है। अब देखो, अब सवाल देखो कौन कौन से हैं, है ना। तो हरियाणा से हमारे, ये भी याद रखना, हरियाणा से हमारे कितने वो टच करते हैं? तो हरियाणा से 6 जिले टच करते हैं, 6 जिले टच करते हैं। किससे? हरियाणा। तो कैसे याद रखोगे? हरियाणा के आदमियों की लंबाई ज्यादा हो गए जी, 6 फीट के हो मैं, तो हमने भी कह दीजिए हमारे 6 जिले से सीमा रेखा साझा कर लो, तुमने कैसी बात कर दी। तो 6 जिले, मथुरा है, सहारनपुर है, सहारनपुर शामली है, गौतम बुद्ध नगर है, क्या बुलंदशहर है? नहीं सर, बुलंदशहर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश 6 जिलों की सीमा हरियाणा से साझा करती है। सहारनपुर, शामली, क्रमशः बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा है। बुलंदशहर की सीमा हरियाणा के साथ साझा नहीं होती है। उत्तर प्रदेश की सीमा, अब यूपी की अगर सीमा की बात कर ली जाए तो कुल 8 राज्यों से टच करता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा 3, 4 राजस्थान, 5 मध्य प्रदेश, 6 छत्तीसगढ़, 7 झारखंड, 8 बिहार। टोटल 8 राज्य हैं जिनसे सीमा रेखा साझा करती है और एक यूनियन टेरिटरी यूटी है जिससे सीमा रेखा साझा करती है, दैट इज दिल्ली। ठीक है, दैट इज दिल्ली। तो दिल्ली से सीमा रेखा साझा करती है और 8 राज्य हैं जिनसे उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा साझा करती हैं। ठीक, तो सवाल क्या बनेगा अगला? उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? तो देखो तीर हैगा, ये सबसे ऊपर तीर है ना। तो तीर हमने देखा था भगवान राम का वो है ना। मछली अवध की संस्कृति का प्रतीक है, ये दोनों मछलियां हैं। धनुष है क्या? बिल्कुल, तीर भी है और धनुष भी है। मोर है क्या? कहीं भी मोर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोर नहीं है।
ठीक, चलिए बाकी इन्होंने दिया है कि राजकीय पशु बारहसिंगा, अब तो मैं याद है, या दलदली हिरन, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच, राजकीय पुष्प पलाश या टेसू। ठीक है, चलिए, और इसे जो स्वीकृत किया गया था वो 1983 में स्वीकृत किया गया था। राजकीय चिन्ह में मछली, धनुष तीर है, इसमें व्रत के ऊपर धनुष तीर, बीच में बहती गंगा यमुना नदियां तथा नीचे दाएं और बाएं दो मछलियां हैं। तो गंगा यमुना नदियां ये हैं, ये जो बीच में आप ब्लैकिश देख रहे हो ना, ये गंगा और यमुना नदियां दिखाई गई हैं बहती हुई। ठीक है, तो गंगा और यमुना मतलब तहजबी या उत्तर प्रदेश की व्यवस्था का प्रतीक है कि एक नदी प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो भारत का कौन सा राज्य है जो अधिकतम सीमाओं को स्पर्श करता है? आप सबको पता है उत्तर प्रदेश है, जो कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? सर 8 राज्य थे, एक यूनियन टेरिटरी थी। 8 राज्य हैं, एक यूनियन टेरिटरी है। इस प्रकार टोटल 8 + 1 यानी 9 राज्यों के साथ सीमा रेखा साझा करता है कौन? उत्तर प्रदेश। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये हमने देख लिया कौन कौन से 8 राज्य हैं। यहां से शुरू करो, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद हरियाणा, फिर हरियाणा के बाद 4 राजस्थान, 5 मध्य प्रदेश, 6 झारखंड, 7 छत्तीसगढ़, 8 बिहार। टोटल 8 राज्य हैं, एक यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है दिल्ली। ठीक, चलिए श्री मनोज सिन्हा जी को, अब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पता नहीं इन्होंने यहां क्यों दे दिया। लद्दाख, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने थे, खैर इसको छोड़ देते हैं अभी। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारतीय राज्य में उत्तर प्रदेश का कौन सा नंबर है? 4th रैंक है, उत्तर प्रदेश की 4th रैंक है। और जनसंख्या के मामले में हम नंबर 1 है। तो जनसंख्या के मामले होता तो हम यहां रहते, जनसंख्या में पहले नंबर पे हैं, और क्षेत्रफल के मामले में 4th नंबर पे हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 4था स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है एवं सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो सबसे बड़ा राज्य अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ ले तो वो राजस्थान है, राजस्थान पड़ता है। सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। ठीक है, चलो फिर जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे पहला नंबर है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। यूटी अगर कोई पूछ ले, सबसे बड़ा लद्दाख है, और सबसे छोटा यूटी क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप है। तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा यूटी लद्दाख, सबसे छोटा यूटी लक्षद्वीप। तो ये भी बातें आपको 4 फैक्ट याद हो गए होंगे। किस शहर को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से ग्रेटर नोएडा जो है उसको खिलौनों का शहर बोला जाता है। कानपुर को चमड़ा नगरी बोलते हैं, गाजियाबाद को भी। इसी प्रकार से अन्य उनके भी कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं, उसको हम इसमें पूरी डिटेल से देख लेंगे। तो खिलौनों के शहर के नाम से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा को जाना जाता है। तो खिलौना कैसा आइटम हो? ग्रेट आइटम हो, धां 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 तो बंदूक भी चल जाती, कुछ पता भी नहीं चलता। तो खिलौनों का शहर किसे कहेंगे जी? ग्रेटर नोएडा को कहेंगे, ऐसे ध्यान रखना। कानपुर चर्म उत्पाद के लिए, चमड़ा के लिए फेमस है। गाजियाबाद जो है वो इंजीनियरिंग सामान के लिए है। गौतम बुद्ध नगर जो है वो रेडीमेड कपड़े है ना, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए। अब देखो ये कुछ शहर और उनके उपनाम है ना, किस किस के नाम से क्या क्या जाना जाता है। अब देखो लखनऊ को आप सबको पता है नवाबों का शहर या बागों का शहर कहते हैं। अब यहाँ कई बाग हैं, 4 बाग है, आलम बाग है, इस प्रकार के नामों के साथ बाग लगा हुआ है। ठीक है, तो लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है। बनारस बाबा विश्वनाथ का वो है, तो इसको मंदिरों का शहर, घाटों का शहर कहते हैं, है ना, मंदिरों का शहर या घाटों का शहर कहते हैं। कानपुर जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है ना, सूती वस्त्र उद्योग औद्योगिक नगर है कानपुर, बाकी चमड़ा इत्यादि के लिए फेमस है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जरूर याद रखोगे, कानपुर को कहते हैं। प्रयागराज या इलाहाबाद संगम नगरी है, या अमरूद यहाँ का बहुत फेमस है तो अमरूदी नगरी। आगरा को पेठा नगरी कहते हैं, या ताजमहल का शहर, तो आगरा का पेठा आप सब लोगों ने खाया होगा। अलीगढ़ ताला नगरी है, अलीगढ़ ताला उद्योग अलीगढ़ में बहुत बड़े स्तर पे होता है। फिरोजाबाद कैसी है? सुहाग नगरी है, कांच की चूड़ियों के लिए जानी जाती है फिरोजाबाद। तो फिरोजा, तो रोज अगर आपको किसी को मनाना है तो आप उसको कांच की चूड़ियां गिफ्ट करो फिरोजाबाद, वो फिर से रोज मान जाएगी। ठीक है, तो फिरोजाबाद। बरेली क्या है? झुमका मत मानना, बरेली सुरमा नगरी है। तो झुमका तो है ही है, जहां का झुमका होगा वहीं का तो सुरमा या काजल होगा, एक ही तो बात है। तो इसलिए ध्यान रखना बरेली सुरमा नगरी है। मेरठ को क्रांति नगरी या खेल नगरी भी कहते हैं, स्पोर्ट सिटी भी कहते हैं, क्रांति धरा भी कहते हैं। मुरादाबाद पीतल नगरी है। आप मुरादाबाद के आसपास के अगर कहीं के भी होगे 10-5 जिलों के आसपास के, तो आपने देखा होगा पीतल नगरी डिपो, मुरादाबाद डिपो के नाम से नहीं, पीतल नगरी डिपो है।
अयोध्या तीर्थ नगरी है, गोरखपुर गोरक्ष नगर है। उसके सिवा प्राचीन कुछ नाम और उपनाम है, जैसे कन्नौज को कान्य कुब्ज या नगर महोदय श्रीनगर भी बोला जाता है, या छूट गया है, महोदय श्रीनगर भी बोला जाता है कन्नौज को। तो पूछा गया है कि हाल ही किस नगर को प्राचीन समय में महोदय श्री कहा जाता था, ये सवाल भी पूछा गया है, तो वो कन्नौज है। कुशीनगर का पुराना नाम कुशीनारा है। फर्रुखाबाद जो है वो कामपिल्य है, फर्रुखाबाद है ना, कामपिल्य बोले, कामपिल्य मतलब कांप रहा था, फर्रुखा बोले रूठा हुआ था, रूठा हुआ था इसलिए कांप रहा था, ऐसे ध्यान रखना, फर्रुखाबाद कामपिल्य। बिठूर जो कानपुर में है उसे पहले ब्रह्मवर्त भी कहा गया है, कई जगह ब्रह्मवर्त उसका नाम मिलता है। तो उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसी एडिशनल नॉलेज मैं आपको जहां भी मुझे जरूरत लगेगी वहां देता चलूंगा। आप देखोगे कि कक्षा में आनंद में 40-50 क्वेश्चन हम डेली करेंगे और आनंद में आप देखोगे कि पूरा यूपी आपका तैयार हो जाएगा। 2000 प्रश्नों की श्रृंखला है, आप मान के चलो 2000 प्रश्न है तो बात जल्दी करेंगे, 25-30 क्लासेस तो होंगी, लेकिन हम बहुत शानदार तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे, पूरा यूपी तैयार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। केवल एक जनपद हिमाचल प्रदेश से टच होता है जिसका नाम है सहारनपुर। मैप में देखो ये जो आपको लाइट कलर दिख रहा है ना ऊपर, ये हिमाचल प्रदेश के साथ थोड़ा सा बहुत छोटू सा बाउंड्री शेयर करता है, दैट इज कौन? सहारनपुर। तो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, जिसे उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला संलग्न है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं 8 राज्यों, इधर से गिनना शुरू करो, इसमें मत देखो, सबसे ऊपर उत्तराखंड, हिमाचल 2, 3 हरियाणा, 4 राजस्थान, 5 मध्य प्रदेश, 6 छत्तीसगढ़, 7 झारखंड, 8 बिहार और 1 यूटी दिल्ली। ठीक है, ये है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। एज ए फैक्ट आप ये भी याद रखोगे, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है जो कि सर्वाधिक 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से सीमा रेखा साझा करता है। आपको याद रखना, बिहार और मध्य प्रदेश से छूटा ये, बिहार से छूटा ये, तो इन दोनों से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है सोनभद्र। तो आपको ये देख लिया कि कैसे हिमाचल से छोटी सी बाउंड्री साझा कर रहा है। यह आप सभी के लिए एक छोटी सी सूचना है, अगर आप यूपी लेखपाल या फिर लोअर पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप डिकोड एग्जाम के इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इस बैच का नाम है आरोहण बैच। अगर आपको ये लगता है कि आपका कोई टॉपिक तैयार नहीं है, कोई सब्जेक्ट आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, 5-10 नंबर का वो सब्जेक्ट आ रहा है, मैं कैसे कवर करूंगा या करूंगी, तो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डेली टेस्ट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ इस आरोहण बैच में इंक्लूड है। और इसकी फीस 7 तारीख तक, 7 अप्रैल तक इसकी फीस कितनी है? 2500 रुपए है। तो आप चाहें तो इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। आरोहण बैच इसका नाम है और ये लोअर पीसीएस एग्जाम को बेसिकली टारगेटेड है, लेकिन क्योंकि लेखपाल और लोअर पीसीएस का सिलेबस लगभग सेम है तो दोनों में आपको इससे मदद मिलेगी। 2500 रुपए इस बैच की फीस है। आप चाहें तो ये ऑफिशियल नंबर है, इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इस बैच में रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगे, टॉपिक्स के पीवाईक्यू रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, करंट अफेयर्स का मासिक वीडियो मिलेगा, नियमित टेलीग्राम टेस्ट मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, अगर आपको लगता है कि आपकी सर पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस करा दो। पढ़ना हमने बहुत पढ़ लिया, प्रैक्टिस कराओ। हमारे पेट में 75, 77, 78, 80 नंबर आ रहे हैं, हमें प्रैक्टिस चाहिए, वी वांट प्रैक्टिस। तो ठीक है, हमने आरोहण टेस्ट सीरीज लॉन्च की है जिसमें कितने क्वेश्चन हम आपको देंगे? 5000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला, 5000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला हम आपको इसमें देंगे। कैसे देंगे? प्रॉपर डिटेल में देंगे, है ना। डेली टेस्ट सीरीज और बहुत नॉमिनल फीस पे 700 रुपए इस बैच की फीस है ना। वो भी केवल और केवल 7 फरवरी तक ही है, 12 फरवरी तक, 12 अप्रैल तक है, माफ कीजिए, क्योंकि 13 अप्रैल से ये शुरू होगा। 13 अप्रैल से प्रतिदिन टेस्ट के आयोजन होंगे। सभी टेस्ट न्यूनतम पाठ्यक्रम पर आयोजित होंगे, नवीनतम पाठ्यक्रम पर। टेलीग्राम में प्रतिदिन आपको टेस्ट मिलेगा 130, कितने? 130 सेक्शनल टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे, है ना। 20 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे, मासिक करंट अफेयर्स इत्यादि भी आपको इसमें मिलेगा। तो बहुत शानदार तरीके से आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं, डिकोड एग्जाम का आरोहण बैच। ठीक है, और इसमें हम आपको टेस्ट कैसे देंगे? देखो, ये हमने यूनिट वाइज भाग 1, भाग 2, भाग 3 जो आपका सिलेबस है, 5 क्वेश्चन आएंगे पाठ्यक्रम में, लेकिन हम आपको 10 टेस्ट देंगे 25-25 नंबर के, 250 क्वेश्चन देंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इस प्रकार से हम जो है आपको
चीजें प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस आरोहण टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, ये ऑफिशियल नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हर स्लाइड में भी ऊपर नंबर है, आपको कहीं भी समस्या आए तो आप इन नंबरों पर कॉल कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अभी बता देंगे। बिठूर गंगा नदी के किनारे है, बिल्कुल ठीक है, जहां भी नहीं पूछे उसको जरूर गोला कर लो। ठीक है, हम अभी शुरुआत में भी हमने नगर और वो देखे। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, जौनपुर सई नदी के किनारे नहीं है, जौनपुर गोमती, मैंने आपसे बार बार कहा गोमती नदी के किनारे 3 बड़े नगरों को याद रखोगे, ला से लखनऊ, ला से लखीमपुर खीरी, जा से जौनपुर, तीनों नगर, और जौनपुर तो जरूर याद रखना, बार बार पूछा गया है। और सही के किनारे कौन सा है, बोले तुम्हारा प्रताप कैसा है, बोले हमारा प्रताप एकदम बहुत सही है, बहुत बढ़िया है, तो सही नदी के किनारे प्रतापगढ़ है। तीसरा जो हो जाएगा वो इसमें से गलत हो जाएगा, कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे है, ये सही है। तीसरा जो है गलत है और हमसे यही पूछा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और पीतल के शहर के नाम से फेमस है। अभी पीछे पड़ क्या है, पीतल नगरी, क्या मुरादाबाद। मुरादाबाद जो है वो पीतल, सहारनपुर कागज के काम के लिए जाना जाता है, मेरठ क्रांति धरा या फिर खेल नगरी के नाम से जानी जाती है। मुरादाबाद है जो पीतल के उसके बर्तन के लिए जाना जाता है। और मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पे है, ये हमने पीछे हमसे छूट गया था। मुरादाबाद किस नदी के तट पे है, रामगंगा। ठीक है, राम जी की गंगा, और रामगंगा अगर आपको याद हो तो ये अगर गंगा नदी है तो गंगा में आके मिलने वाली पहली सहायक नदी है रामगंगा। देख लो, गंगा का मैप भी देख लो हाथ के हाथ, सबसे पहले मिल रही है रामगंगा, रामगंगा के बाद ग घ ग का गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये नदियां मिलती हैं। ठीक है, फिर एक नदी मिलती है महानंदा। तो ये गंगा की सहायक नदियां इसी क्रम में, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, और नीचे से इधर से आके मिलेगी यमुना, यहां से मिलेगी सोन। तो ये पूरा गंगा नदी तंत्र है जो आपको उत्तर प्रदेश में पढ़ना होता है, देखना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, तो यूनाइटेड प्रोविंस आगरा और अवध कहते थे, किंगडम बनारस कोई मतलब नहीं, यूनाइटेड प्रोविंस अवध प्रदेश नहीं, यूनाइटेड प्रोविंस आगरा और अवध। कब तक, 1902 से 1937 तक इसका नाम ये था, 1902 से 1937 तक इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध। और उसके बाद 1937 से 1950 तक इसका नाम हो गया केवल यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, केवल संयुक्त प्रांत, केवल संयुक्त प्रांत, इसीलिए इसको लिखते थे यूपी। और 24 जनवरी 1950 से इसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आप ये याद रखोगे, ये डेट आपसे इतनी डिटेलिंग में यदि कभी पूछ ले तो आपका सवाल गलत ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो सही है। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है, सामान्यतया हिंदी का प्रयोग होता है, लेकिन 1989 में, याद रखना 1989 में, 1989 में उर्दू को भी उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। सामान्यतया हिंदी भाषा का ही प्रयोग राजकीय कार्यों में होता है। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के सामान्यतया जो पत्र, परिपत्र, लेटर, कार्यालय आदेश निकलते हैं वो सब हिंदी में निकलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। और आपसे ये सन भी पूछा जाता है, कब उर्दू को ये हमने दर्जा दिया, 1989, इसको याद रखोगे। आगे चलते हैं। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो उत्तर प्रदेश में कुछ 3-4 क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें से ग्रीन पार्क कहां पड़ता है आपका, कानपुर में पड़ता है। लखनऊ में कौन सा पड़ता है, इकाना क्रिकेट स्टेडियम पड़ता है। कौन सा, इकाना। वाराणसी में अभी नया बन रहा है, शायद फाइनलाइज नहीं हुआ है ना, तो ये क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, चलो बाकी इसको जो लखनऊ वाले का नाम है उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। यह भी अंतरराष्ट्रीय, एक सैफई में भी अंतरराष्ट्रीय लेवल का क्रिकेट स्टेडियम है। तो हमने देखा भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम, ये कहां है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां है, कानपुर में है। तो इस प्रकार की जो भी एडिशनल नॉलेज जहां भी आवश्यकता होगी मैं आपको देता रहूंगा। सैफई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, इसको लेकर अभी काफी वायरल भी हुआ था कि इतना पैसा लगाया फिर भी वहां कोई मैच नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, उस तरीके की बातें। शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। विजय सिंह, शहीद विजय सिंह जो है वो ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। कुछ निर्माणाधीन है, वाराणसी का निर्माणाधीन है, गंजारी बनारसी के पास पड़ता है।
गोरखपुर में निर्माणाधीन है और गाजियाबाद इंटरनेशनल राजनगर एक्सटेंशन में बन रहा है। तो उत्तर प्रदेश में 3 नए इंटरनेशनल स्टेडियम, बनारस वाला तो अभी 2026 में ही पूरा होने की संभावना है, वो जल्दी ही शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो देखो मथुरा जो है वो यमुना नदी के तट पर है, बनारस जो है गंगा नदी के तट पे है, आगरा जो है यमुना नदी के तट पे है, लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पे है। तो इसी स्वरूप में आपको चीजें याद होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? तो उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर नहीं, सरोजनी नायडू। सरोजनी, इनको ऐसे याद रखना, सुचेता कृपलानी में और इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो रोजनी राज्यपाल, सरोजनी राज्यपाल। तो सरोजनी नायडू जो है वो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल रही हैं। ठीक है, इस बात को याद रखोगे। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो अब विधानसभा में 403 ही हैं। पहले 403 प्लस एक आंग्ल भारतीय 404 हुआ करते थे। जब सवाल पूछा गया है तब भी सही था, लेकिन अभी देखोगे तो 403 हैं। अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, संविधान संशोधन करके आंग्ल भारतीयों के लिए रिजर्व सीटों को सेंट्रल एज वेल एज स्टेटों से समाप्त कर दिया है। आगे चलते हैं। गोविंद बल्लभ पंत के बारे में कौन सा सही है? गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल रोजनी। तो प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का पूछे तो कौन? गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम राज्यपाल पूछे तो सरोजनी नायडू। निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? तो देखो, क्या छत्तीसगढ़ झारखंड तो दोनों है, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ झारखंड एक एमपी से, एक बिहार से लगा हुआ। राजस्थान भी है, हिमाचल प्रदेश भी है। छत्तीसगढ़ झारखंड पंजाब से सीमा साझा नहीं करते हैं, राजस्थान पश्चिम बंगाल से नहीं करते हैं, पंजाब से नहीं करते हैं। किससे करते हैं? हरियाणा से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इनसे सीमा लगी हुई है। टोटल 8 राज्य हैं, एक यूनियन टेरिटरी है। ये आप मैप में देख सकते हो, ये मैप मैंने आपको 3-4 बार दिखा दिया। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश के बनारस को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है ना। और बनारस किस नदी के किनारे है? ऑब्वियस है, मोक्षदायिनी मां गंगा नदी के किनारे बनारस स्थित है। ठीक है, तो बनारस जो है उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। काशी का उल्लेख, काशी या बनारस का उल्लेख, प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो ये सवाल भी आपसे कहीं घुमा फिरा के पूछ ले तो आप याद रखोगे, बनारस का प्रथमतः उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। 16 महाजनपदों में से एक था, हिंदू धर्म का प्रतिष्ठित केंद्र है। वरुणा और 80 नामक नदियों के मध्य स्थित होने के कारण इसे वाराणसी कहा गया। कौन कौन सी? वरुणा और 80। तो आप देखोगे घाट बहुत है, बनारस को घाटों की नगरी, मंदिरों का शहर, बाबा विश्वनाथ की नगरी, ये सब कहा जाता है। बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है। तो जो ये एक अजीब सा सवाल आया था, लेकिन हाँ अब दोबारा पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है, जो झांसी की रानी का किला है झांसी में, वो बंगीरा पर्वत, बुंदेलखंड और बाला क्षेत्र पड़ता है, पठार पड़ता है। तो बंगीरा पर्वत शिखर, बंगीरा पर्वत है, उस पर स्थित है झांसी की रानी का किला। झांसी की रानी का किला बंगीरा पर्वत पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। रानी झांसी का किला उत्तर प्रदेश में झांसी, बंगारा या बंगीरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। इस किले का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह देव द्वारा करवाया गया था 1626-27 ईस्वी में। इस किले के भीतर भगवान गणेश को समर्पित मंदिर और म्यूजियम भी है। किसको? भगवान गणेश को समर्पित। तो 3 इंफॉर्मेशन है। अब इसका मल्टी स्टेटमेंट प्रश्न बनाना चाहूं तो मैं बना दूंगा कि इस किले का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने करवाया था, इसके अंदर भगवान गणेश को समर्पित मंदिर और म्यूजियम है, यह झांसी में है, यह बंगीरा नामक पर्वत शिखर के पास है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखोगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर है? तो लखनऊ अगर पूछ ले तो गोमती, ठीक है। मथुरा अगर पूछ ले तो यमुना, यही है। बनारस अगर पूछ ले तो गंगा। बाकी झांसी जो है वो आपका, आप देखो ये दिया है उन्होंने, उत्तर प्रदेश में नदियां और प्रमुख शहर अयोध्या, सरयू, इधर देखने की आवश्यकता नहीं है। मथुरा यमुना, लखनऊ गोमती, बनारस गंगा, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती या फिर गंगा यमुना के संगम पर है। इटावा जो है वो यमुना नदी के तट पे है ना, इटावा। फिर जौनपुर जो है वो आपका गोमती नदी, ये जरूर याद रखोगे, है ना। उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक राज्य भाषा क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया कौन सी है, उर्दू। और कब अपनाई गई? ईयर भी याद रखोगे, 1989। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है 1989। सामान्यतया किस राजभाषा में काम होता है? सामान्यतया काम होता है आपका हिंदी में। ठीक है, चलिए।
उत्तर प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है, जिसको उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 द्वारा उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ? तो उत्तराखंड हुआ है नवंबर 2000 में। नवंबर में भी 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना उत्तराखंड। और कितने जिले अलग हुए थे? तो ध्यान रखोगे 13 जिले अलग हुए। तो उत्तर प्रदेश के जो क्रोनोलॉजी थी, हमने देखा कि 1902 से 37 तक हम उसको यूनाइटेड प्रोविंस आगरा और अवध कह रहे थे। 1937 से 1950 तक हम उसको केवल यूनाइटेड प्रोविंस कह रहे थे, और 1950 के बाद से हम उसको उत्तर प्रदेश कह रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये है 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर 27वां राज्य बना था। उत्तराखंड की डिटेल दी है, उनका पुष्प ये है, वृक्ष ये है, पशु ये है, हिमालय ये है। तो अपन को काय को दिमाग में रखना है, अपन को उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं देनी है। ठीक, चलिए, तो आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं, है ना, क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। 81-82 प्रश्न हैं, तो अगली कक्षा में देख लेंगे सामान्य परिचय के जो अलग प्रश्न हैं। आपको अगर मुझसे कुछ भी कहना है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कुछ भी दिक्कत समस्या है, तो इन जगह पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे @shivammshb27, टेलीग्राम पे आप @shivammshb27 यहां मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं जब भी मुझे समय होता है। फेसबुक पर मैं @शिवम नाम से हूं। तो जब भी आपको समय लगे, जब भी आपको ठीक लगे, जब भी आपको लगे कुछ पूछना है, कुछ घबराहट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो अपने भाई अपने मित्र से कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। बाकी जब भी मैं फ्री होता हूं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य देता हूं। तो ये प्रयास आपको कैसा लगा, ये कक्षा आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताते चलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्त सखा मित्र मंडलियों में साझा कर देना। हाई पाइप वाला बटन भी होता है, वो भी दबा देना। बाकी यूपी स्पेशल और कंप्यूटर अल्टरनेट डे पे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। कक्षाएं आपको कैसी लग रही हैं जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।